नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन लाइन देखते हैं और एक बात करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को मोटिवेशन लाइन के साथ इसलिए स्टार्ट करते हैं जो कि सारे सोए हुए रहते हैं स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, उसको जुनून उसमें आ जाए और वह जग के सुबह करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का क्लास देखना ना भूलें। और बात करते हैं इस आज की वीडियो में कुछ बैकग्राउंड आवाज़ आने वाला है, जो कि बारिश के कारण कुछ आवाज़ें आ रही है और बारिश हो रही है अभी। तो चलिए तो दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस क्लास के इस मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। यानी कि मंजिल कितना भी दूर हो, जब तक नहीं चलते हैं तब तक बहुत ही दूर लगते हैं। अगर चलना शुरू कर देते हैं तो वह मंजिल नज़दीक लगने लगते हैं। चलिए तो इस मोटिवेशन लाइन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। यह कौन से संस्करण है? तो यह जो 2021 की विजेताओं की घोषणा कर दी गई है पुलित्जर पुरस्कार, तो यह कौन से संस्करण थे? 105वें संस्करण की घोषणा की गई। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 1917 ईस्वी से यह दिया जाता है। और बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की, तो यह अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और भी आगे इसके बारे में और भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए तो दोस्तों, इसके बारे में और भी जानकारी पाते हैं। यानी कि बात करें तो यह पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाता है। और बात करते हैं समाचार पत्र और पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार प्रशासित किया जाता है और 1917 में इसका शुरुआत किया गया था। और बात करते हैं तो इस पुरस्कार की, तो यह इस पुरस्कार जो है 22 श्रेणियों में कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है। और बात करते हैं प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र, इसमें जो है प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 नगद रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है। और बात करते हैं 2017 में इसकी जो राशि थी $10,000 थी, 10,000 अमेरिकी डॉलर था और उसे बढ़ाकर $15,000 अमेरिकी डॉलर 2017 से कर दिया गया है। चलिए तो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा की पूरी लिस्ट दिया गया है, जो इसमें देखते हैं। और जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो दिया गया है, इसके बारे में इसका लिस्ट देखते हैं। इसका आप लिस्ट देख सकते हैं। मैं एक या दो नाम ही बोलूँगा और उसके बाद आप अपना लिस्ट देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो बात करते हैं पब्लिक सर्विस में, तो द न्यूयॉर्क टाइम को यह पुरस्कार दिया गया है। और क्रिटिज्म वेस्ली मोरिस ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है। एडिटोरियल राइटिंग रॉबर्ट ग्रीन ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम को भी दिया गया है। और बात करते हैं और भी पुरस्कार के बारे में, तो देख लीजिए ये पुरस्कार दिया गया है और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और नहीं तो लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट तो कोई आदमी लेता है और लिखने वाला तो मेहनत करने वाले लिखते हैं। चलिए तो बात करते हैं और भी इसके बारे में, पुरस्कार के बारे में। तो बात करते हैं अब कंट्रीब्यूटर रनर ऑफ वर्ल्ड, यानी कंट्रीब्यूटर रनर ऑफ वर्ल्ड के बारे में, जो उस क्षेत्र में जो दिया गया है। तो पुरस्कार देखते हैं। कमेंट्रियल माइकल पॉल विलियम ऑफ द रायमंड टाइम डिस्पैच को दिया गया है। बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफर फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएट प्रेस को भी दिया गया। आइए इस तरह का जो लिस्ट दिया हुआ है आप देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। बात करते हैं बुक यानी ड्रामा एंड म्यूजिक के जो दिया गया है। तो बात करते हैं फिक्सिंग द नाइट वॉचमैन बाय लुइस अर्डरिच, यानी ड्रामा की बात करते हैं द हॉट विंग किंग बाय काटोरी हॉल को दिया गया है।
इस तरह की आप देख सकते हैं जो लिस्ट दिया हुआ गया है, तो आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं किन किन को यह प्रिजर पुरस्कार दिया गया है। और बात करते हैं इसके बारे में और भी, यानी कि बात करेंगे तो यह म्यूजिक के क्षेत्र में, यानी कि बात करते हैं तो यह म्यूजिक के क्षेत्र में स्ट्रॉयड बाय टनिया लियोन को दिया गया स्पेशल काइटेशन डरनेला फ्रीजर द टीनागेर हु रिकॉर्डेड द किलिंग ऑफ द जॉर्ज फ्लॉयड, यानी कि जॉर्ज फ्लॉयड को भी, यानी कि इसके बारे में यह भी पुरस्कार दिया गया है। ये देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो पुलित्जर पुरस्कार कुछ इस प्रकार है, जो यह इसका पुलित्जर पुरस्कार की इस कुछ तस्वीर है, देख सकते हैं। और चलिए बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके बारे में और भी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब अब बात करते हैं हाल ही में भारत के कौन से शहर इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा। तो बात करते हैं इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी करने जा रहे हैं, तो यह पटियाला शहर के द्वारा यह मेजबानी करने जा रहा है। आइए बात करते हैं इसके बारे में और भी डिटेल से। अब बात करते हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, यानी AFI इनका शॉर्ट नाम कहे तो, ने घोषणा किया है कि इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन 21 जून को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, यानी कि राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है पटियाला में है, वह पटियाला पंजाब में किया जाएगा। और बात करते हैं भारतीय एथलीटों को टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने का अधिकतम मौका देने के लिए घरेलू आयोजनाओं की मेजबानी करने का निर्णय किया गया था। भारत का स्टार स्प्रिंटर्स की बात करें तो दूती चंद और हिमा दास के 2021 के चौथे भारतीय जेपी में भाग लेने की उम्मीद है, और अंतर्राष्ट्रीय जीपी में भाग लेने का उम्मीद है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियन 25 जून से उसी स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। तो बात करते हैं भारतीय एथलीट महासंघ की स्थापना की बात करें तो 1946 में किया गया था, और भारतीय एथलीट महासंघ का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। और प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता की बात करें तो रेड बुल के ड्राइवर सेबेस्टियन विटल बने थे। और बात करते हैं मर्सिडीज के रेसल वोल्टारी बोट्टास, जो फिनलैंड के थे, ने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है, और इसने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीता था। और बात करते हैं यह 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी, 2020 की यह फार्मूला रेस की पहली सीजन थी। और बात करते हैं वहीं फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि मैकलारेन के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे थे। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी किया गया, यानी कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट जारी किया गया। तो बात करते हैं रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। बात करते हैं रमेश पोखरियाल की, तो क्वेश्चन है बनेगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो रमेश पोखरियाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, इन्हीं के द्वारा यह सर्वेक्षण जारी किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में, AISHE का फुल फॉर्म के बारे में हम इसका डिस्कस करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में, यानी 2015-16 से 2019-20 में छात्रों के नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई है। तो 11.4% की वृद्धि हुई है। और बात करते हैं 2015-16 से और 19-20 में उच्च तक, यानी कि 19-20 तक की बात करें तो शिक्षा में महिला का नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं यानी कि AISHE 2019-20 उच्च शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण की श्रृंखला का 10वां संस्करण है, यानी कि 19-20 में यह श्रृंखला का जो है 10वां संस्करण है, यह जो जारी किया गया है। और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसे प्रति वर्ष जारी किया जाता है, यानी कि प्रत्येक साल में इसे जारी किया जाता है। बात करते हैं
तो उच्च शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण श्रृंखला की बात करें तो इसका प्रमुख विशेषताएं के बारे में बात करें तो उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.85 करोड़, यानी कि सकल नामांकन अनुपात की बात करें तो 27.1%। और वहीं बात करते हैं उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक की बात करते हैं 1.01%। और उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो 26, यानी कि 1:26। यहीं बात करें तो 1:26 का मतलब हुआ था कि 26 विद्यार्थी पर अपने भारत में एक ही टीचर है। तो कितना दुख की बात है, 26 स्टूडेंट पर एक टीचर होते हैं। तो भारत यही है भारत की महिमा, जो इतना ज़्यादा टीचर है मतलब एक स्टूडेंट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या की बात करें तो 2.03 लाख % पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के किस पहले खिलाड़ी का निधन हो गया है। हाल ही में ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के किस पहले खिलाड़ी का निधन हो गया है। तो बात करते हैं सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया, यानी कि सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। अब बात करते हैं इसके बारे में 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में दिग्गज एमिल जातोपेक के साथ दौड़ते हुए माथुर ने 2 मिनट 58 सेकेंड और 2 मिनट 58.92 सेकेंड में 52वें स्थान पर मैराथन पूरी की थी। और 1951 में पहले एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उनका जन्म दिल्ली के मोहम्मदपुर माजरी गांव में हुआ था। और बात करते हैं वे 2 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे थे, यानी कि 2 बार वह राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे। और बात करते हैं प्राचीन काल में यह ग्रीस, यानी कि ओलंपिक खेल की शुरुआत की बात करें तो प्राचीन काल में यह ग्रीस यूनान, यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस की बात करें तो 1896 ईस्वी में यह आयोजित किया गया था। और ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ गया है। यानी कि पहली बार जो ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ था ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। और बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत तो 776 ईसा पूर्व मानी जाती है। और बात करते हैं वहीं आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की तो यह 1896 ईस्वी में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में किया गया था और प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत करें तो यह 1776 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और बात करते हैं वहीं ओलंपिक खेल की तो प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। और बात करते हैं भारत ओलंपिक में 1920 ईस्वी में शामिल हुआ था, जबकि वह हॉकी में 1928 ईस्वी में पहली बार स्वर्ण पदक हॉकी खेल में जीता था। 1928 ईस्वी में यह हॉकी खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। बात करते हैं ओलंपिक की मुख्यालय की तो लुसाने यानी स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। और वहीं बात करते हैं सदस्यता की तो 205 सदस्य राष्ट्र हैं। और बात करते वहीं स्थापना की बात करें तो ओलंपिक की 23 जून 1894 ईस्वी में ओलंपिक का स्थापना हुआ था। और ओलंपिक की अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस बक ओलंपिक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये है सूरज सिंह माथुर, आप देख सकते हैं ये जो इसका हाल ही में निधन हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने फिर से फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है। हाल ही में किस बैंक ने फिर से फोर्ब्स के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है। तो बात करते हैं DBS बैंक के द्वारा यह खिताब जीता गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं DBS बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में 2021 में नामित किया गया है। और DBS बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर है। और बात करते हैं वहीं फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची की यह तीसरा संस्करण है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है, जो मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। और दुनिया में भर में 43,000 से अधिक बैंकिंग ग्राहकों का उनके वर्तमान और पूर्व बैंकिंग संबंधों का सर्वेक्षण किया गया। और इस सर्वेक्षण के तहत बैंकों को सामान्य संतुष्टि और विश्वास, डिजिटल सेवाएं, वित्तीय सलाह और शुल्क जैसी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। तो पुरस्कार की बात करते हो DBS बैंक इंडिया को हाल ही में
एशिया मोनी के द्वारा इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 पुरस्कार दिया गया है। और वहीं लगातार 12वें वर्ष में न्यूयॉर्क ग्लोबल फाइनेंस ने 2020 के लिए भी DBS को सेपेस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार दिया है। और वहीं बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से इसे 2020 के लिए तीसरी बार लगातार बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया है। वहीं बात करें 2019 में फाइनेंशियल पब्लिकेशन इकोनॉमी की ओर से इसे वर्ल्ड बेस्ट बैंक का पुरस्कार मिला है। तो बात करते हैं इस बैंक को इतना परफॉर्मेंस के बैंक के द्वारा इतना परफॉर्मेंस दिए जाने के कारण इतना पुरस्कार मिला है। और बात करते हैं इस बैंक के बारे में और भी, तो इसके अलावा इसने अपनी स्थानीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी DBS बैंक इंडिया लिमिटेड यानी DBIL की स्थापना और लक्ष्मी विलास बैंक के हालिया अधिग्रहण के साथ यानी कि DBS बैंक की स्थापना किया गया था। और इस बैंक का जो स्थापना हुआ था DBS बैंक इंडिया लिमिटेड यानी DBIL के स्थापना के साथ साथ लक्ष्मी विलास बैंक के हालिया अधिग्रहण यानी कि उसको खरीद लिया गया था, उसका अधिग्रहण कर लिया गया था। और बात करते हैं नवंबर 2020 में DBIL के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के में मर्जर ने देश में बैंक की स्थिति और मजबूत कर दिया, यानी कि इस बैंक को लक्ष्मी विलास बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया और इसके साथ इसकी स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। DBS अब भारत के 19 राज्यों में लगभग 600 शाखाओं के नेटवर्क के साथ मौजूद है। और बात करते हैं इनके प्रबंधक निदेशक और CEO की बात करते हैं DBS के तो सुरजीत सोम है। और बात करते हैं DBS बैंक के CEO पीयूष गुप्ता है। और DBS बैंक का मुख्यालय की बात करें तो यह सिंगापुर है। वहीं बात करते हैं DBS बैंक के टैगलाइन की, तो मेक बैंकिंग जॉयफुल है, यानी कि DBS बैंक की अगर पूछे तो किस बैंक का टैगलाइन मेक बैंकिंग जॉयफुल है, तो DBS बैंक की यह टैगलाइन है। और बात करते हैं DBS बैंक का ये लोगो है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मंगोलिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में मंगोलिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे जो छठे लोकतांत्रिक चुनाव में यह राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो बात करते हैं उखना खुरेलसुख को चुने गए हैं। उखना खुरेलसुख जो है यह राष्ट्रपति चुने गया। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं मंगोलिया के बारे में। सत्तारूढ़ मंगोलियन पीपुल पार्टी यानी MPP की सत्ता को एक शानदार जीत के साथ मजबूत किया है। और बात करते हैं रातों रात 99.7% मतों की गिनती के साथ खुरेलसुख की संख्या यानी कि 8,21,136 यानी कि कुल के 68% तक पहुंच गई थी, जो कि 1990 में लोकतांत्रिक युग शुरू होने के बाद इस वोट से का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। यानी कि 1990 से जो लोकतांत्रिक युग शुरू हुआ था यहाँ मंगोलिया में, तो यह सबसे बड़ा वोट यानी कि वोट प्रतिशत माना जा रहा है। और बात करते हैं मंगोलिया की राजधानी की, तो उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। अब मंगोलिया की मुद्रा की बात करें तो मंगोलियाई तोगरोग यहाँ की मुद्रा है। और बात करते हैं मंगोलिया, तो मंगोलिया एक एशियाई देश है। और बात करते हैं मंगोलिया की, अब बात करते हैं मंगोलिया की, तो ये अपना भारत है। और यहाँ पे बात करते हैं तो ये नेपाल है। और यहाँ बात करते हैं चाइना है। और चाइना की बात करें तो ये मंगोलिया है, लाल कलर में जो दिखाया गया है ये मंगोलिया है। और मंगोलिया की बात करें तो यह एक एशियाई देश है। इसके बाद जो जितने भी है ये यूरोपीय देश हो जाते हैं और रसिया हो जाते हैं। रसिया की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में नागराज अडिगा को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर काउंसिल में एशिया ओशियन प्रतिनिधि चुना गया है, यह किस देश से है? तो बात करते हैं हाल ही में नागराज अडिगा को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में एशिया ओशियन प्रतिनिधि चुना गया, यह किस देश से संबंधित है? तो बात करते हैं भारत से संबंधित है। आइए बात करते हैं इसके बारे में और विस्तार से। अब बात करते हैं भारत के नागराज अडिगा को हाल ही में संपन्न 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में चुना गया है, जिसमें कि IAU परिषद चुनाव हुए थे एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। और बात करते हैं अडिगा की।
अडिगा स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। अडिगा जो है यह स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने के और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो खिलाड़ी जो है अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए, और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इन सब निकायों के साथ मिलकर यह काम कर रहे हैं। और बात करते हैं यह नागराज अडिगा की, तो यह नागराज अडिगा की बात करते तो ये है नागराज अडिगा, आप देख सकते हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता का कोविड-19 के कारण बीमारी से लड़ते हुए निधन हो गया है। तो बात करते हैं सिद्धलिंगैया का हाल ही में निधन हो गया है। ये बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। सिद्धलिंगैया के बारे में बात करते हैं तो वह कर्नाटक के पहले प्रमुख दलित कवियों में से एक थे, और वे लोग उन्हें प्यार से दलित कवि बुलाते थे, यानी कि उन्हें लोग प्यार से दलित कवि के रूप में भी बुलाते थे। और बात करते हैं उन्हें कन्नड़ के दलित बंद या साहित्य आंदोलन शुरू करने और दलित लेखन की शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। और बात करते हैं वह राज्य में दलित संघर्ष समिति के संस्थापक में से एक थे। आइए बात करते हैं कर्नाटक के जो दलित कवि में से एक थे, तो उसको देखते हैं वह कैसे थे। बात करते हैं यह है कर्नाटक के दलित कवि सिद्धलिंगैया को आप देख सकते हैं, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद पद्मश्री प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद पद्मश्री प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो बात करते हैं यह उड़ीसा राज्य से संबंधित थे। और बात करते हैं इसके बारे में और भी थोड़ा विस्तार से। अब बात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन जी का उड़ीसा के भुवनेश्वर में निधन हो गया है। और वहीं उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त भी रह चुके थे। और बात करते हैं उन्होंने उड़ीसा के विभिन्न कॉलेजों में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में भी काम किया था। और बात करते हैं उन्होंने अपनी बेटी साबरमती के साथ कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और बात करते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो भारत रत्न है, और दूसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो पद्म विभूषण है, और तीसरे की बात करते हैं पद्मश्री है, और चौथे की बात करें तो फिर से बात करते हैं एक बार तो, यानी कि बात करते हैं पहले सबसे बड़े सम्मान की तो भारत रत्न हो जाता है, और दूसरे की बात करें तो पद्म विभूषण हो जाता है, और तीसरे की बात करें तो पद्म भूषण हो जाता है, और चौथे की बात करें तो पद्मश्री हो जाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये है राधा मोहन जी, आप इसको देख सकते हैं। भगवान इनके आत्मा हुए बहुत शांति प्रदान करे। और बात करते हैं उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। उड़ीसा में ही कटक में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में ही स्थित है। और बात करते हैं उड़ीसा में ही हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात करें तो इसमें आज ही पता मतलब जितने ही भी महान हस्ती यानी भारत के महान जो व्यक्ति है जो आज एक ही दिन इतने व्यक्तियों का निधन हो गए हैं, बहुत ही दुख की बात है। आइए तो इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। चलिए ये आ गया, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आज का ज्ञान यह है कि जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही मनुष्य की शादी हो जाती है। तो जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही मनुष्य की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चुटकुला है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, तो हाल ही में कोविड-19 के रोगियों के लिए किस बैंक ने लॉन्च की कवच पर्सनल लोन योजना। तो बात करते हैं किस बैंक ने कोविड-19 के रोगियों के लिए लॉन्च की
कवच पर्सनल लोन योजना, तो बात करते हैं SBI के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और बात करते हैं SBI की स्थापना 1955 में SBI की स्थापना हुआ था। और बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की। तो भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो यह अपने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों को चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कोलेट्रल फ्री कवच व्यक्तिगत ऋण योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत ग्राहकों को 60 महीने यानी 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर यानी 5 लाख तक का ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, और जिसमें कि 3 महीने की मोहलत शामिल है, यानी कि 3 महीने को मोहलत उसको दिया जाएगा। और बात करते हैं SBI की वर्तमान में अध्यक्ष की, तो दिनेश कुमार खरा इसके अध्यक्ष है। और बात करते हैं SBI की मुख्यालय तो नई दिल्ली है। और SBI की स्थापना की बात करते हैं 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो आज स्टैटिक जीके में बात करते हैं मेघा राजगोपालन को, भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अमेरिका के टॉप जर्नलिज्म की प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मेघा ने सैटेलाइट ट्रेकोलॉजी की मदद से चीन का काला चेहरा दुनिया के सामने सार्वजनिक किया है, यानी कि काला चेहरा जो चीन का जो है दुनिया के सामने सार्वजनिक किया है, उसी के लिए इसे पुलित्जर पुरस्कार यानी कि राजगोपालन को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं मेघा के अलावा भारतीय मूल के पत्रकार नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर से नवाजा गया है। और बात करते हैं और भी स्टैटिक जीके के बारे में। बात करते हैं दोस्तों भारत के भूगोल के बारे में। तो यह बहुत ही एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देखना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। चलिए तो दोस्तों इसके लिए और भी मज़ेदार क्वेश्चन लाते रहेंगे, जिस तरह आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इससे भी अच्छे तरह से कंटेंट हम डेली लाया करेंगे। बात करते हैं भारत की दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत की दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। और बात करते हैं इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और भारत का एकमात्र वह जिला कौन सी है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है। तो ये भारत की बात करते हैं जो 4 राज्यों से स्पर्श करते हैं, एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। और बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और बात करते हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो यह 5 राज्यों से जो गुजरती है इसका ट्रिक हो जाता है 36 अंधा MP UP में उड़ी में साइलेंट हो जाएगा, और उड़ी का अब हम पूरा डिटेल इसका चर्चा करते हैं। 36 से छत्तीसगढ़ हो जाता है, अंधा से आंध्र प्रदेश हो जाता है, और MP से मध्य प्रदेश, और UP से उत्तर प्रदेश, और उड़ी से हो जाता है उड़ीसा। तो यह 5 राज्यों से गुजरती है भारत के मानक समय। और बात करते हैं हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में बात करते हैं तो काराकोरम है, और लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल शिवालिक है। यानी फिर से बात कर लेते हैं हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की विस्तार तो क्रम में देख लेते हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल शिवालिक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए और भी कुछ पुस्तक के बारे में जानकारी लेते हैं, और हर एग्जाम में एक ना एक पुस्तक के बारे में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं गेम चेंजर पुस्तक की। तो गेम चेंजर किसकी पुस्तक है? शाहिद अफरीदी की पुस्तक गेम चेंजर है। और बात करते हैं माइंड मास्टर पुस्तक की लिए। तो यह माइंड मास्टर पुस्तक किसकी है? तो विश्वनाथ की यह माइंड मास्टर पुस्तक है। और बात करते हैं द अनक्वाइट रिवर की पुस्तक की बात करें तो अरूप ज्योति सेकिया इसके लेखक है। द क्वाइट रिवर की बात करते हैं अरूप ज्योति सेकिया इनके लेखक है। और भी पुस्तक के बारे में चर्चा करें तो जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम वॉरियर पुस्तक की लेखक तो किसकी है? तो यह नरेंद्र मोदी की यह पुस्तक है। और बात करते हैं गेम चेंजर की शाहिद अफरीदी है। चेंजिंग इंडिया की बात करते हैं मनमोहन सिंह लेखक है। और बात करते हैं 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के, तो यह किसकी पुस्तक है? तो BVS लक्ष्मण की यह पुस्तक है। और बात करते हैं द थर्ड पिलर किसकी पुस्तक है? तो रघुराम राजन की यह द थर्ड पिलर पुस्तक है। तो बात करते हैं, उम्मीद करते हैं
कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।